पांडे जी, आपके नाम के पीछे पांडे लगा हुआ है, मेरे नाम के पीछे शर्मा लगा हुआ है। हम कहते हैं हम जातिगत जो भेदभाव को ख़त्म कर देंगे और हिंदू संगठन भी दावा करते हैं, लेकिन ये क्या नौटंकी नहीं है? क्योंकि जब शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जाति तो हमारे धर्म का अभिन्न अंग है, वो वर्ण व्यवस्था की बात भी नहीं करते, वो सीधा जाति व्यवस्था की बात करते हैं। वैष्णवाचार्य बात करते हैं, राम भद्राचार्य बात करते हैं और अनिरुद्धाचार्य बात करते हैं, देवकीनंदन ठाकुर बात करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम जातिगत भेदभाव को या जाति व्यवस्था को नहीं मानते, वो उनका विरोध क्यों नहीं करते? खासकर हिंदू संगठन, ऐसा क्या कारण है कि वो शंकराचार्य का विरोध नहीं कर पा रहे या फिर राम भद्राचार्य का वो विरोध नहीं कर पा रहे? क्या ये फिर नौटंकी नहीं है कि हम जातिगत भेदभाव खत्म कर देंगे? देखिए, चाहे शंकराचार्य हों और चाहे भद्राचार्य, धर्म किसी की एक बापोती तो नहीं ना कि वही निर्धारित करेगा कि मैं जो कहूँगा वही धर्म हो जाएगा। देखिए ये सत्य है, परंतु उनको तो इसलिए विश्वास है, लोग उनको विश्वास दे रहे हैं, उनके साथ लाखों करोड़ों जनता जो है जुड़ी हुई है। आप उनकी बात से सहमत हैं? देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ नहीं हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पांडे कुछ जी, मामलों में एक ग्रंथ है जिस पर सबसे ज्यादा आक्षेप लगता है, मनुस्मृति, और उसका मुझे जहाँ तक एक श्लोकदान है वो ये है, योनित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कृते श्रमम सजीवनेव शूद्र तमासु गस्ति सानव। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो ये द्विज हैं, ये यदि वेद की विचारधारा को छोड़कर कहीं और पुरुषार्थ करते हैं तो इनको भी शूद्र कर दे। तो जब ये कोई श्लोक कभी नहीं सुनाता मंच पर बैठकर, वो देखिए उस श्लोक को पढ़ेगा और समझेगा और जानेगा वह व्यक्ति जो विद्वान होगा। जब विद्वान व्यक्ति को जब विद्वान बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ उनके भाषण में जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण, SC, ST यही सब चल रहा है ना, तो ये जो नौटंकी चल रहा है ना, इससे क्या होता है, जनता शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जो शिक्षित होगा वो पढ़ेगा मनुस्मृति, वो पढ़ेगा गीता, वो पढ़ेगा कुरान, वो पढ़ेगा बाइबल। जब शिक्षित होगा, अब्दुल कलाम पूरे देश क्या, पूरे दुनिया में, चलो दुनिया की बात हम नहीं करते, अपने भारत की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति होगा जो अब्दुल कलाम को गाली दे देगा, नहीं देगा ना। अब्दुल कलाम की बुराई करेगा, नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत विद्वान थे, उन्होंने सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ जानकारी हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा वह शक्ति है जिसको लेने के बाद आदमी जाति और धर्मगत बातें नहीं करेगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सभी सवर्ण नेताओं, किसी भी राजनीतिक दल में हों, उनको सवर्ण समाज को इकट्ठा होकर उनका पुतला फूंकना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर वो अशिक्षित और अज्ञानी सवर्ण नेता हैं जो पार्टियों में मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य किसी भी सम्मानित पद पे बैठे हैं, तो वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं है और वो कमज़ोर हैं, वो दुर्बल हैं अपेक्षाकृत अन्य जातियों की। क्योंकि वो लोग तो अपने जाति के लिए खुल के भाषण दे रहे हैं, ये सवर्ण लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये इनकी जो है इनका चरित्र मर गया है, इनकी सोच मर गई है, इनके अंदर से निडरता खत्म हो गई है। ये डरे हुए लोग हैं, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर ये अपने जाति के पक्ष में नहीं बोल सकते तो इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हाँ, किसी जाति की बुराई नहीं करें ये, लेकिन कम से कम जो वर्ग परेशान हो रहा है उसके पक्ष में तो खड़े हो जाएं। जब लोग किताबें पढ़ते थे उसमें गांधी की पूजा करते थे, और जब से ये गोडसे वाली प्रवृत्ति आ गई, ये मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, तो कहने का मतलब क्या है कि अशिक्षा इसका मूल जड़ है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर स्वर्ण समाज जंतर मंतर पर बैठा हुआ है, लगातार विरोध कर रहा है, और उसके बाद भी अभी तक राजनीतिक दलों की, विपक्ष की इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भाजपा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है। कल वहां पर कुछ स्वर्ण नेताओं को डिटेन किया गया और कुछ तनाव भी हुआ वहां पर पुलिस के बीच में और स्वर्ण नेताओं के बीच में। तो इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं स्वर्ण समाज की, उनके नेताओं की सामने आ रही हैं। और इसी बीच हमारे साथ पूर्व आप नेता और कांग्रेस नेता, पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस में गए और अभी फिलहाल किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, पानीपत का जाना माना चेहरा अनिल पांडे हमारे साथ हैं। पांडे जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस निष्पक्ष न्यूज़ चैनल को लोग सब्सक्राइब करें और निष्पक्ष चीज़ों पर निष्पक्ष लोगों के पास आप पहुंचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
पांडे जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? प्रतिक्रिया ये है कि देखिए, समाज, सबसे पहले मैं सर्व समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ इस बात का देना चाहूँगा कि आज तक जिस आरक्षण में लोग दबे हुए हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं आया। और आज जंतर मंतर पे हजारों लाखों की संख्या में लोग एकजुट हुए हैं और चाहते हैं कि आरक्षण जातिगत, धर्मगत न हो करके, बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। पांडे जी, एक सवाल मेरे मन में आता है हमेशा, और मैं हमेशा हर किसी से करता भी हूँ जो आरक्षण को लेकर बात करता है। आप शंकराचार्यों को सुन लीजिए, आप वैष्णवाचार्यों को सुन लीजिए, आप अनिरुद्ध आचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, किसी को भी सुनिए जो बड़े बड़े ये साधु संत समाज में हैं, और इनका यही कहना है कि कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, यज्ञ करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, कर्मकांड का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। तो ये भी एक आरक्षण की श्रेणी में आ गया। तो जब संविधान किसी दलित को कोई अधिकार देता है, किसी पिछड़े को कोई अधिकार देता है, तो क्या उसका विरोध ऐसे लोगों द्वारा उचित है? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, योग्यता एक ऐसी चीज है जो किसी को भी आगे ला सकती है। पहले क्या हुआ, क्यों ब्राह्मण को इसका अधिकार मिला जबकि संवैधानिक अधिकार नहीं है? योग्य बनिए, सबका इज्जत कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए, आपका भी समाज में हर अधिकार है। अगर अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, उन्होंने संविधान को बनाया, संविधान को ऐसा बनाया कि हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा मिलने का समय आए, तो उनके योग्यता के आधार पर था। दूसरी बात आरक्षण की इसमें जोड़ा गया है। आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और ये नेता, मंत्री, विधायक, राजनीतिक दल ये आरक्षण पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये आरक्षण लागू हुआ था उनकी संख्या अधिक है। परंतु एक बात और इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बात संख्या की नहीं है। जो संविधान के तहत आरक्षण आया था वो सबको बराबर करने के लिए था, लेकिन किसी एक घर में संविधान अगर आरक्षण के आधार पर कोई सर्वोच्च पद मिल जाता है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, तो उसी घर के लोग आरक्षण लगातार पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलेगा तो गरीबी देश से खत्म होगी। पांडे जी, एक सवाल और मेरे मन में आता है और हमेशा से रहा है कि इस राष्ट्र में जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, या बाद में जो पिछड़े या दलित हुए हैं, वो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के मुकाबले आर्थिक रूप से गरीब हैं, शैक्षणिक रूप से भी वो पिछड़े हुए थे। लेकिन यदि आरक्षण आर्थिक आधार पर होता है तो उसमें भी संख्या फिर दलित की, पिछड़े की ज़्यादा है। तो इससे उनको क्या समस्या है? क्योंकि ये बात भी सच है कि जो कुछ अमीर दलित हैं वो गरीब दलितों का अधिकार जो है उनसे उन तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। ये बात भी वास्तविकता में सत्य है। और क्रीमी लेयर को लेकर सरकार को या इन लोगों को क्या समस्या है? क्योंकि जो लोग सक्षम हो चुके हैं वो भी आरक्षण को पकड़े हुए हैं। तो ये आरक्षण रूपी जो दैत्य है, इसे दैत्य कहूँगा मैं, हालांकि मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, ये कभी समाप्त भी होगा या नहीं होगा? देखिए, जो आरक्षण है ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ सवर्ण के गरीब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। उससे सवर्ण से ज़्यादा, जिनको सवर्ण कहते हैं, उच्च जाति कहते हैं, इनसे कई गुना ज़्यादा उनको लाभ होगा दलित को। वो ऐसे एक गणित स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अगर 60% OBC और दलित हैं और 40% जनरल समुदाय है, तो जो 60% समुदाय है उसमें ज़्यादा लोग गरीब हैं। जब संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग गरीब होंगे, और 40% जो सवर्ण है उसमें संख्या कम है। ऐसा माना जाता है कि सवर्ण ज़्यादा संपन्न है। चलो मान भी लेते हैं कि सवर्ण ज़्यादा संपन्न है, तो इसका मतलब यह है फिर भी तो लाभ जो 60% लोग हैं, चाहे वो जिनको दलित कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, SC ST कहते हैं, उनको इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। मैं एक नेता को सुन रहा था, नेता कहूँ या एक युवक था, स्वर्ण युवक था जंतर मंतर पर,
और उसने कहा कि बिहार सरकार ये कह रही थी कि हम जातिगत सर्वे करवाएंगे और जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीनें दी जाएंगी, लेकिन जब उसमें ये पाया गया कि बहुत से काफ़ी प्रतिशत संख्या में भूमिहार भी भूमिहीन है, तो उन्हें ये कहा गया कि आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो केवल ये वोट बैंक की ही तो राजनीति हो रही है कि वोट बैंक ही संविधान को निर्धारित करेगा, संविधान जो है वो वोट बैंक के हिसाब से चलेगा। भाई सरकार को, सत्ताओं को, राजनीतिक दलों को जिस समाज का वोट ज़्यादा लेना है, जिस समाज के वोट की उन्हें लालसा है, उस समाज के हित के लिए तो वो कानून बना रहे हैं, और जिस समाज से उन्हें वोट की कोई अपेक्षा नहीं है या जिसे वो वोट बैंक नहीं मानते, उसके हित के लिए कोई कानून उनके पास नहीं है। देखिए, कानून हमेशा जो मजबूत बनना चाहिए वो बनना चाहिए जो लोग आर्थिक कमज़ोर हैं। लेकिन जो ये जातिगत सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम देश के लिए खतरनाक है। चाहे अमर शहीदों को ले लो, जो आज नहीं हमारे बीच में हैं, वो भी इसके खिलाफ थे, जाति और धर्म के आधार पे लोगों को बांटने की। आप जातिवाद के खिलाफ हैं? मैं जातिवादिता के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू होना चाहिए। आर्थिक आधार पे आरक्षण लागू होने पर हर गरीब को उसका लाभ मिलेगा। आप लोग मेरे साथ चल सकते हैं, चाहे वो गांव में चलें, चाहे शहर में चलें। मैं दिखाऊंगा कि हर जाति और हर धर्म का व्यक्ति बहुत गरीब है, उसको नहीं आरक्षण मिल रहा है अगर वो उच्च जाति से है। तो ये ठप्पा, ये राजनीति करना बंद करें और सबको, और जनता के अंदर ये जहर डाल दिया गया है कि जो आरक्षण है वो बाबा भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ अदर बैकवर्ड कास्ट और दलित के लिए बनाया है, जबकि ये गलत है। ऐसा सोच करके, ऐसा बोल करके बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का लोग उपहास कर रहे हैं। बाबा साहेब ने संविधान इसलिए बनाया था, जो भी लोग उस समिति के सदस्य थे उन लोगों ने इसलिए बनाया था कि जब कोई परिवार आर्थिक संपन्न हो जाए, उस परिवार से आरक्षण छीन के, और जो गरीब हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं, उस समय ज़्यादा आर्थिक कमज़ोर, ये भी सत्य है कि दलित लोग थे, तो दलित को उठाने पर काम नहीं हो रहा है, उनको भड़काने पर, उनकी समण के साथ लड़ाई करवाने के लिए ये काम हो रहा है, जो कि सरकार जोरों पे कर रही है। और ये मुद्दा एकदम कमज़ोर हो चुका था, लेकिन एक यूजीसी काला कानून ला करके इन्होंने इस मुद्दे को और ज़्यादा गहरा कर दिया कि पब्लिक लड़े और ये वोट लेकर के अपनी सत्ता स्थापित करे। पांडे जी, आपके नाम के पीछे पांडे लगा हुआ है, मेरे नाम के पीछे शर्मा लगा हुआ है। हम कहते हैं हम जातिगत जो भेदभाव को ख़त्म कर देंगे, और हिंदू संगठन भी दावा करते हैं, लेकिन ये क्या नौटंकी नहीं है? क्योंकि जब शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि जाति तो हमारे धर्म का अभिन्न अंग है, वो वर्ण व्यवस्था की बात भी नहीं करते, वो सीधा जाति व्यवस्था की बात करते हैं। वैष्णवाचार्य बात करते हैं, रामभद्राचार्य बात करते हैं, और अनिरुद्धाचार्य बात करते हैं, देवकीनंदन ठाकुर बात करते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम जातिगत भेदभाव को या जाति व्यवस्था को नहीं मानते, वो उनका विरोध क्यों नहीं करते? खासकर हिंदू संगठन, ऐसा क्या कारण है कि वो शंकराचार्य का विरोध नहीं कर पा रहे या फिर रामभद्राचार्य का वो विरोध नहीं कर पा रहे? क्या ये फिर नौटंकी नहीं है कि हम जातिगत भेदभाव खत्म कर देंगे? देखिए, चाहे शंकराचार्य हों और चाहे भद्राचार्य, धर्म किसी की एक बापोती तो नहीं ना कि वही निर्धारित करेगा कि मैं जो कहूँगा वही धर्म हो जाएगा। देखिए, ये सत्य है, परंतु उनको तो इसलिए विश्वास है, लोग उनको विश्वास दे रहे हैं, उनके साथ लाखों करोड़ों जनता जो है जुड़ी हुई है। आप उनकी बात से सहमत हैं? देखिए, मैं उनकी बात से सहमत हूँ नहीं हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ मामलों में एक ग्रंथ है जिस पर सबसे ज्यादा आक्षेप लगता है, मनुस्मृति, और उसका मुझे जहाँ तक एक श्लोकदान है वो ये है, योनित्य द्विजो वेदम अन्यत्र कृते श्रमम सजीवनेव शूद्र तमासु गस्ति सानव। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे जो ये द्विज हैं, ये यदि वेद की विचारधारा को छोड़कर कहीं और पुरुषार्थ करते हैं तो इनको भी शूद्र कर दे। तो जब ये कोई श्लोक कभी नहीं सुनाता मंच पर बैठकर, वो देखिए, उस श्लोक को पढ़ेगा और समझेगा और जानेगा वह व्यक्ति जो विद्वान होगा। जब विद्वान व्यक्ति को जब विद्वान बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, सरकार नहीं कर रही है, सिर्फ उनके भाषण में जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण, SC, ST यही सब चल रहा है ना, तो ये जो नौटंकी चल रहा है ना,
इससे क्या होता है, जनता शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही। जो शिक्षित होगा वो पढ़ेगा मनुस्मृति, वो पढ़ेगा गीता, वो पढ़ेगा कुरान, वो पढ़ेगा बाइबल। जब शिक्षित होगा, अब्दुल कलाम पूरे देश क्या पूरे दुनिया में, चलो दुनिया की बात हम नहीं करते, अपने भारत की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति होगा जो अब्दुल कलाम को गाली दे देगा, नहीं देगा ना। अब्दुल कलाम की बुराई करेगा, नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत विद्वान थे, उन्होंने सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ जानकारी हुई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा वह शक्ति है जिसको लेने के बाद आदमी जाति और धर्मगत बातें नहीं करेगा, बल्कि अपने लक्ष्य की बात करेगा, देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा। इसके अलावा वो दूसरी बात नहीं करेगा।